क्या हो अगर एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज बड़ी बड़ी उपलब्धियों या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि किसी बहुत ही सरल चीज में छिपा हो। बस एक छोटी सी वजह जो हर सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत दे। बिल्कुल। आज की चर्चा का विषय मतलब यही है। हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और ये किताब काफी पॉपुलर भी है। बहुत ज्यादा। तो हमारे पास इस किताब की एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा है और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या इकिगाई सिर्फ एक आकर्षक विदेशी शब्द है या इसमें वाकई एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का कोई ठोस फॉर्मूला छिपा है। सही बात है। हम समीक्षा के आधार पर इस दावे की पड़ताल करेंगे, इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब कोई साइंटिफिक जर्नल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जापानी दर्शन, असल जिंदगी की कहानियों, खासकर ओकिनावा के 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों के इंटरव्यूज और थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिक रिसर्च का एक मिला-जुला रूप है। एक तरह का मिक्सचर है। हाँ, ये एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए एक सौम्य मार्गदर्शक की तरह है। तो चलिए इसका एक संतुलित विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। इकिगाई, इस शब्द का मतलब क्या है? मैंने पढ़ा है कि इकी का मतलब है जीवन। हाँ, लाइफ। और गाई का मतलब है मूल्य या वजह, तो जीने की वजह। एकदम सही, अ रीजन फॉर बीइंग। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। हाँ, क्योंकि किताब ने एक वेन डायग्राम को बहुत पॉपुलर बना दिया है। ओ हाँ, वो 4 गोलों वाला। वही 4 गोले हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। पहला, वो चीज जो आपको पसंद है। हाँ। दूसरा, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, जिस चीज की दुनिया को जरूरत है। और चौथा, जिस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। किताब कहती है कि जहां ये चारों चीजें मिलती हैं, वही आपकी इकिगाई है। हाँ, सुनने में तो ये जिंदगी का परफेक्ट फॉर्मूला लगता है। लगता तो है, पर यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। अच्छा। सच तो ये है कि ये वेन डायग्राम असल में जापानी है ही नहीं। क्या? हाँ, ये एक पश्चिमी आइडिया है जिसे बाद में इकिगाई का नाम दे दिया गया। पारंपरिक जापानी संस्कृति में इकिगाई का कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज्यादा सरल और गहरा है। ये जानकर थोड़ा झटका लगता है ना? अरे वाह, तो जो हम सब इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं वो असली इकिगाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर असली कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पारंपरिक रूप से इकिगाई का पैसे से कोई लेना देना हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। वो कोई भी छोटी या बड़ी चीज हो सकती है जो आपके जीवन को अर्थ देती है, जैसे अपने बगीचे में सब्जियां उगाना, अपने पोते पोतियों के साथ खेलना, सुबह उठकर अपने समुदाय के लोगों से मिलना, या फिर मछली पकड़ना जैसा किताब में लिखा है। हाँ बिल्कुल, ये वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपको रोज सुबह उठने का कारण देती है। इससे वो पर्पस खोजने का पूरा प्रेशर ही खत्म हो जाता है। सही बात है। आपको अपनी कोई $multi-million स्टार्टअप वाली इकिगाई खोजने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। ये प्रेशर के हमारा पैशन ही हमारा प्रोफेशन होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा होता है आजकल। बहुत ज्यादा। खैर, किताब का एक बड़ा हिस्सा जापान के ओकिनावा द्वीप पर आधारित है, जो दुनिया की ब्लू जोन्स में से एक है। ये वो जगहें हैं जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। हाँ, और लेखकों ने वहां के शताई यानी सेंटिनेरियंस के इंटरव्यू लिए और उनकी जीवन शैली में कुछ कमाल के पैटर्न्स मिले। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि वहां पूरी तरह से रिटायर होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। है ही नहीं। हम यहाँ 60 पर रिटायरमेंट प्लान करते हैं और वहां के लोग 90-100 की उम्र में भी अपने बगीचे में काम कर रहे हैं या समुदाय में कुछ सिखा रहे हैं। ये हमारी पूरी सोच को ही पलट देता है कि बुढ़ापे का मतलब क्या है। उनके लिए जब तक आप सक्रिय हैं, आप जिंदा हैं। बिल्कुल, और सक्रिय रहने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी। वहाँ मोआई का एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। हाँ, मोआई। ये दोस्तों का एक ऐसा समूह होता है जो बचपन में बनता है और जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी साथ देता है। ये आपका सोशल सेफ्टी नेट है, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। हाँ, अकेलापन जो आज के समय की एक बड़ी महामारी है, उसका वहाँ एक तोड़ है। और उनके खान पान की आदतें भी। किताब में हारा हाचीबू का जिक्र है। हाँ, हारा हाचीबू। इसका मतलब है कि सिर्फ 80% पेट भर जाने तक ही खाओ। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? देखिए, कहने में बहुत आसान है, पर जब प्लेट में गर्मागर्म समोसे हों तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। हाँ, वो तो है, पर मजाक से हटकर ये संयम की गहरी प्रैक्टिस है। और यहीं इस किताब की खूबी और खामी दोनों नजर आती है। कैसे? ये सलाह बहुत सीधी, सरल और अपनाने में आसान है, लेकिन साथ ही किताब इसके पीछे के विज्ञान की गहराई में नहीं जाती, जो कुछ लोगों को निराश कर सकता है। अच्छा।
और ये थोड़ा दोहराव वाला भी लगता है, क्योंकि संयम और संतुलन का यही संदेश पूरी किताब में बार बार अलग अलग तरीकों से आता है। मतलब ये किताब व्हाट तो बताती है, पर वाई की ज्यादा गहराई में नहीं जाती। एग्जैक्टली। और शायद इसीलिए समीक्षा में रिसर्च की गहराई को 10 में से सिर्फ 6 की रेटिंग मिली है। हाँ, और ये एक जरूरी पॉइंट है। किताब ब्लू जोन्स के रिसर्च का जिक्र तो करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये रिसर्च डैन ब्यूटनर जैसे लोगों ने की है और इसके पीछे दशकों का डेटा है। किताब इसे बस छूकर निकल जाती है, जो इसे प्रेरणादायक तो बनाती है, पर एक एकेडमिक नजरिए से थोड़ा कमजोर भी। सही है। ये हुई जीवन शैली की बात। किताब में एक जगह इकिगाई को मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई के फ्लो स्टेट से जोड़ा गया है। फ्लो स्टेट, हाँ। और ये कनेक्शन मुझे बहुत पावरफुल लगा। वो एहसास जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय, भूख, प्यास, किसी चीज का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। समीक्षा भी इस पर काफी जोर देती है ना। हाँ, फ्लो वो जोन है जहाँ चुनौती और आपकी क्षमता का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। काम इतना मुश्किल नहीं होता कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, और इतना आसान भी नहीं होता कि आप बोर हो जाएं। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, फोकस्ड एकदम। लेखक कहते हैं कि जिन गतिविधियों में आपको अक्सर फ्लो महसूस होता है, वो आपकी इकिगाई का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकती हैं। और ये सिर्फ जुनून खोजने के बारे में नहीं है। किताब कुछ और दिलचस्प आइडियाज भी देती है, जैसे एंटी फ्रेजिलिटी और वाबी साबी। हाँ, ये थोड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, इनका क्या मतलब है? एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है मुश्किलों से न सिर्फ उभरना, बल्कि उनसे और ज्यादा मजबूत होकर निकलना। जैसे कोई हड्डी टूटने के बाद जब जुड़ती है तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। अच्छा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली माइंडसेट है। और वाबी साबी, ये तो जापानी दर्शन का एक बहुत बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। वो क्या है? इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता खोजना। कोई चीज परफेक्ट नहीं है, और यही बात उसे सुंदर बनाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब हमें अपनी परफेक्ट इकिगाई खोजने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य थोड़ा अधूरा या बदला हुआ सा लगे तो वो भी ठीक है। बिल्कुल। और यही इन कॉन्सेप्ट्स का सार है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हमारा उद्देश्य समय के साथ कैसे बदलता है। किताब बताती है कि उद्देश्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये हमारे जीवन के अनुभवों के साथ विकसित होता है, मतलब इवॉल्व होता है। हाँ, आज जो आपकी इकिगाई है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही ही हो। ये विचार इकिगाई की अवधारणा को बहुत कम डरावना और ज्यादा सुलभ बना देता है। लोगों को ये महसूस नहीं होता कि उन्हें एक ही परफेक्ट उद्देश्य खोजना है और उसी पर पूरी जिंदगी टिके रहना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो हमने इकिगाई के पश्चिमी और जापानी मतलब को समझा, ओकिनावा की जीवन शैली देखी और फ्लो स्टेट जैसे मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स पर भी बात की। इन सबको मिलाकर देखें तो आखिर में ये किताब किसके लिए है? अगर कोई इसे खरीदने की सोच रहा है तो उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। समीक्षा का निचोड़ ये है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक शानदार शुरुआती बिंदु है जो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर थोड़ा खोया हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, जो थोड़ी दिशा ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। अगर किसी को जापानीज दर्शन में रुचि है या वो एक शांत चिंतनशील नजरिए की तलाश में है तो उसे ये किताब बहुत पसंद आएगी। इसकी भाषा बहुत सरल है, अध्याय छोटे छोटे हैं और वो 100 साल के लोगों की कहानियां जेन्युइनली प्रेरित करती है। तो मतलब ये उन लोगों के लिए है जो एक फिलोसॉफिकल नज, एक दिशा की तलाश में है। लेकिन ये किताब किसके लिए नहीं है? ये उन लोगों के लिए शायद उतनी उपयोगी न हो जो एक विस्तृत चरण दर चरण सिस्टम चाहते हो, जैसे एटॉमिक हैबिट्स टाइप की किताब। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताब की उम्मीद कर रहा है जिसमें हर चीज के लिए एक फ्रेमवर्क और वैज्ञानिक प्रमाण हो, तो उसे निराशा हो सकती है। जैसा हमने कहा, ये किताब प्रेरणादायक ज्यादा है, निर्देशात्मक कम। अच्छा। इसीलिए पठनीयता और प्रेरणा के लिए इसे 9-10 मिले हैं, लेकिन रिसर्च की गहराई के लिए सिर्फ 6-10। ये दिखाता है कि किताब का मकसद दिल को छूना है, दिमाग को आंकड़ों से भरना नहीं। तो चलिए आज के इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ऐसा लगता है कि इकिगाई का असली मतलब उस मशहूर वेन डायग्राम से कहीं ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत है। बहुत ज्यादा। ये हर सुबह उठने की एक वजह खोजने के बारे में है, चाहे वो वजह आपके करियर जितनी बड़ी हो या अपने बगीचे में फूल उगाने जितनी छोटी। बिल्कुल। और ओकिनावा की जीवन शैली हमें सिखाती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज किसी एक जादुई गोली में नहीं, बल्कि कई चीजों के संतुलन में है।
अच्छा और संयमित भोजन, एक मजबूत सामाजिक दायरा रोजमर्रा की हल्की फुल्की गतिविधि। और जीवन में एक उद्देश्य का होना, ये एक समग्र पैकेज है। तो समीक्षा का अंतिम फैसला ये है कि ये किताब एक सख्त सेल्फ हेल्प मैनुअल होने के बजाय अच्छी तरह से जीने के लिए एक सौम्य, प्रेरणादायक मार्गदर्शक है। अ जेंटल गाइड। ये सिर्फ एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सार्थक संतुलित जीवन बनाने के बारे में है, जिसमें छोटी छोटी खुशियां, मजबूत रिश्ते और एक आजीवन विकसित होता हुआ उद्देश्य शामिल हो। एकदम सही कहा। ये आपको कैसे करें का ब्लूप्रिंट नहीं देती, बल्कि क्या संभव है इसकी एक खूबसूरत तस्वीर दिखाती है और आपको अपना रास्ता खुद खोजने के लिए प्रेरित करती है। और अंत में एक विचार जिसके बारे में सोचा जा सकता है, किताब इस बात पर जोर देती है कि उद्देश्य हमारे करने यानी डूइंग से मिलता है, किसी गतिविधि, काम या शौक से। लेकिन क्या हो अगर किसी के होने की वजह कुछ करने में नहीं बल्कि सिर्फ होने यानी बीइंग में हो? अच्छा, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। उदाहरण के लिए अपने परिवार के लिए शांति और स्थिरता का स्रोत होना, या बस प्रकृति के साथ पूरी तरह से मौजूद रहना बिना कुछ किए। ये सोच इकिगाई की खोज को कैसे बदल सकती है?